क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन मोलेकुलर फॉर्मूला। अब मोलेकुलर फॉर्मूला क्या है, अब आपको पहले ही समझ में आ चुकी है मोलेकुलर फॉर्मूला क्या है, क्योंकि मैंने आपको यही समझा दिया था और 9th में भी आपने पढ़ लिया था। तो आप ये लिखेंगे मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ द एलिमेंट और कंपाउंड। ये मोलेकुलर फॉर्मूला एलिमेंट का भी हो सकता है, जैसे कि ये आपके पास सल्फर एक एलिमेंट है और इसका ये एक फॉर्मूला है या मोलेकुलर फॉर्मूला है। इसके अंदर एलिमेंट तो एक ही है सल्फर, लेकिन वो 8 एटम्स पर मुश्तमिल है। तो चाहे मोलेकुलर फॉर्मूला किसी एलिमेंट का हो, याद रख लो, या फिर एक कंपाउंड का हो, रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल, उसमें शो होता है असल तादाद के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ दिस सब्सटेंस। ये मैंने एग्जैक्टली बुक से लिख दिया है, आप बुक से भी लिख सकते हो, आप सिंपल ये भी कह सकते हो अ फार्मूला विच शोज ऑल, या जैसे यहाँ लिखा है ना हमने एक्चुअल, तो एक्चुअल भी लिख सकते हैं, ऑल क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन द कंपाउंड इज कॉल्ड मोलेकुलर फॉर्मूला। दोबारा सुन लो, अ फॉर्मूला विच शोज ऑल या एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोलेकुलर फॉर्मूला। अच्छा, फिर आगे लिखता है फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल भी दे दो। अब यहां पर आपने फर्क कर लिया ना बेटा, यहां पर फर्क किया है, यहां पे हमने बोला है एक्चुअल नंबर जितने होने चाहिए वो तादाद शो करनी है, जबकि यहां पर हमने क्या कहा था एम्पेरिकल फॉर्म में, सिंपलेस्ट यानी कि सादा निस्बत के साथ बताना है आपने। तो ये बस बेसिक डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूला और मोस्ट वही है जो आपको समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ द वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O, एथिलीन या एथाइलिन का क्या है C2H4, और सल्फर का अभी मैंने बताया S8। इसको मालूम करने का एक फार्मूला भी है, मतलब एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। तो आप लिख सकते हैं मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम होने के लिए एम्पेरिकल फार्मूला भी पता होना चाहिए और साथ आपको n पता होना चाहिए। अब सर n क्या है, तो n एक रेशो है, n एक रेशो है किसकी, मोलेकुलर फॉर्मूला मास की डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से। यानी इसका मतलब है हमारे पास दो मैसेज हुए होंगे, उन दोनों मैसेज को जब डिवाइड करके आंसर निकालोगे तो वो एन नंबर निकल आएगा, और जो भी आंसर होगा 2 3 4 5 उस आंसर को आपने एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर एक बात याद रहे कि एम्पेरिकल फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला मैथ्स में डिफरेंस होता है। समझा मैं आपको देता हूँ, फिलहाल जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा प्रॉब्लम्स वहां पे भी समझा दूंगा। सपोज कीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक C6H6 है, ये हो गया मोलेकुलर फॉर्मूला। अब इसका जब आप मैथ निकालोगे, कार्बन का होता है 12 और 6 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास, ठीक है ना, और 6 12 और इस तरह हाइड्रोजन का 6, तो उसमें वो ऐड करोगे तो जवाब निकलेगा। लेकिन जब आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला होता है CH, तो अब आप कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 प्लस करोगे तो जो 13 जवाब आएगा वो एम्पेरिकल फार्मूला मैथ होगा। मतलब एम्पेरिकल फार्मूला ये है और उसका मैथ क्या है, 12 + 1 13, और जो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ये है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला का मैथ आपको अलग से निकाल के लिखना पड़ेगा। तकरीबन मेरा ख्याल 78 निकल आएगा इसका। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए कि फार्मूला और चीज है और फार्मूला मैथ अलग चीज है। ठीक है, वो फिलहाल जब हम न्यूमेरिकल अभी करेंगे और प्रॉब्लम समझाऊंगा मैं आपको, इंशाल्लाह वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, जो बाकी हमारी एग्जांपल्स बच गई हैं वो एग्जांपल हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10 है, उस क्वेश्चन नंबर 10 को डिफाइन आपने करना है विद एग्जांपल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कर लीजिएगा, फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एन का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता दिया। अब आप चलो आगे कि इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल में इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तरीका ये है कि सवाल पहले समझो, बेंजीन इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एम्पेरिकल फार्मूला CH। इसका मतलब है कि आपको बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला दे दिया है, वाइल इट्स मोलेकुलर मास, और बेंजीन का मोलेकुलर मास 78 भी दे दिया है। ठीक है, और फाइंड आउट द मोलेकुलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया है। अब आपने इसे कैसे करना है, बड़ा आसान सा, पहले एम्पेरिकल फार्मूला लिखो वो CH है, और एम्पेरिकल फार्मूला मास भी हमें चाहिए होगा। तो कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन कितना है उसका 1, दोनों को जब प्लस करोगे तो आंसर आएगा 13। इस तरह से समझ आ गया कि 13, ये ऊपर क्या है एम्पेरिकल फार्मूला, नीचे क्या है एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब आपने मोलेकुलर मास भी आपको दिया गया है 78।
पहले आपने फॉर्मूला सोचना है। भाई फॉर्मूला कैसे सोचना है कि मोलेकुलर फार्मूला मालूम करने के लिए हमें n को मल्टीप्लाई करना पड़ता है एम्पेरिकल फार्मूला से। n है नहीं हमारे पास, तो पहले n निकालो। n कैसे निकालते हैं, फार्मूला मैंने बताया, ऊपर लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस, नीचे लिखेंगे एम्पेरिकल फार्मूला मैस, दोनों ऊपर मौजूद हैं 78 और 13। इसको डिवाइड करो, आंसर आएगा 6। जब 6 आ जाएगा तो 6 को एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दो, तो कार्बन पहले 1 था अब 6 हो गया, हाइड्रोजन पहले 1 था अब हाइड्रोजन भी 6 हो गया। तो C6H6 इज अ मोलेकुलर फार्मूला ऑफ द बेंजीन। ये आपने लिखना भी है, लाजमी तौर पे आंसर लिखा करें। सो मोलेकुलर फार्मूला ऑफ द बेंजीन कम्स आउट टू बी C6H6। तो आपने देखा हम फार्मूलाज ऐसे नहीं बताते, बल्कि पीछे एक लॉजिक है कि पहले सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने से हमें केमिकल कंपोजिशन समझ में आती है, फिर हम एम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं और फिर एम्पेरिकल फार्मूला से मोलेकुलर फार्मूला निकालते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और है। इस क्वेश्चन में लिखा है ग्लूकोज हैज एन एम्पेरिकल फार्मूला। भाई ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला दे दिया है, मोलेकुलर मास भी दे दिया है, और वो कह रहा है मोलेकुलर फार्मूला मालूम करो। लो भी बहुत वही बात दोबारा दोहरानी है, बस फर्क ये है कि पहले CH था अब CH2O है। इसका मास निकालो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, 2 हाइड्रोजन का 2 और एक ऑक्सीजन का 16, मिलाकर कितना बना 13। अब पहले n निकालो, तो 180 ऊपर लिखो जो उसने पहले दे दिया, और 30 आपने निकाल लिया है। क्या ऊपर क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, और नीचे क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो आंसर आ गया 6। जो 6 है वो n है। अब आप क्या करोगे, अब n तो आपको आता है, पता लग गया, आपने जैसे उसको एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन 12 हो जाएगा और ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। देखो ना, हाइड्रोजन पहले कार्बन कितना था 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू C6। हाइड्रोजन पहले कितना था आपके पास 2, तो 2 को मल्टीप्लाई किया 6 से, क्या बना 12। और इस तरह ऑक्सीजन पहले था 1, उसको भी 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6। तो ये आपने आखिर में लिखना है। सो मोलेकुलर फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज विल बी C6H12O6। अब यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन है बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए आप किस तरीके से काम ले सकते हो, ये है बड़ा सवाल। इसको क्वेश्चन नंबर 11 में रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 11 को आप ऐसे कर लो। क्वेश्चन 11 पहले है क्या, व्हाट डज अ कंप्लीट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेल्स अस। ये सवाल है कि केमिकल इक्वेशन हमें क्या बताती है जो बैलेंस होती है। तो जवाब आपने देना है, यहीं से शुरू करना है। अ कंप्लीट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेल्स अस the mole ratio or mass ratio between the reactants and the product. With the help of this ratio, जब हमें रेशो समझ में आ जाती है, we can find out the masses, हमें mass पता चल जाता है products का, and give masses of the reactant, हमें reactants का mass समझ में आ सकता है, और the masses of the reactants from the given masses of the product, या फिर हमें masses दिए जाए reactant के। देखो ये क्या लिखा है, with the help of this ratio, बड़ा अच्छा से we can find out the masses of products from the masses of the reactant। यानी कि reactant हमें दे दिए हैं, product पूछ लिए हैं, या उल्टा हो सकता है, और the masses of the reactants from the given masses of product। अब product दे दिए हैं और reactant पूछ लिए हैं, तो इस तरह से हम एक बात को या एक reactant को product के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या प्रोडक्ट की बात को रिएक्टेंट से, और इस तरह से हमें मालूमात इजाफी मिलेगी। अब इसको समझने के लिए पहले आप छोटा सा यहाँ पे जो बुक ने एग्जाम्पल दी है इसको एक दफ़ा देखो। इसमें वो लिखता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl, बैलेंस करने के लिए 2 लगाया है, CaCl2 वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके पास एक केमिकल इक्वेशन है। इस केमिकल इक्वेशन को अपने दिमाग में बैठा लो अच्छे तरीके से। अच्छा, फिर उसके बाद अब आपको इसमें से क्या सीखने को मिल रहा है, अगर इसको हम गौर से देखें तो आपकी देखो यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं होता वह 1 होता है। ये तो 2 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ये क्या है, मोल्स हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होंगे तो 2 मोल्स HCl होंगे, 1 मोल CaCl2 बनेंगे, और 1 मोल वाटर बनेगा, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो हमें पता चल गया इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ, अगर मैं कहूँ कि मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का 1 नहीं 2 मोल लेने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको डबल करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर HCl के 4 मोल लें, तो आपको कैल्शियम क्लोराइड के 2 मोल मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो इस तरह से एक छोटी सी बात पता हो तो आप उसका इस्तेमाल करते हुए दूसरी कई बातों या कई मालूमात को इकट्ठा कर सकते हो। यही बैलेंस केमिकल इक्वेशन का फायदा है। अब आप में एक चीज और देखो, कैल्शियम का मैस होता है 40
और कार्बन का होता है 12 और एक ऑक्सीजन का 16 और 3 ऑक्सीजन का 48। जब इनको जमा करोगे तो आंसर आएगा 100। अब इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम, अब मैस की बात हो रही है, पहले ऊपर मोल की बात हुई थी और अब नीचे किसकी बात हो रही है, यहाँ पर मैस की बात हो रही है। तो पहले हमने मोल से यानी मोल से कुछ अंदाजा लगाया था और अब हम मैस से कुछ अंदाजा लगा लेंगे। क्या लगाएंगे अंदाजा कि अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो 73 ग्राम HCl से रिएक्ट करेगा और 111 ग्राम कैल्शियम का क्लोराइड पैदा करेगा, 18 ग्राम वाटर पैदा करेगा और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगा। इस तरीके से हमें दो रिलेशनशिप्स मिल रहे हैं, यानी मोल से हम मोल मालूम कर सकते हैं और मैस से हम मैस मालूम कर सकते हैं। बड़ी क्लासेस में उल्टा भी चलेगा, यानी कि हम क्या करेंगे, मैस से मोल निकालेंगे या मोल से मैस भी अभी भी निकाल सकते हैं बहरहाल, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ तो, लेकिन यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल नहीं है। अब मैंने आपको थोड़ी सी अफादियत बताई है इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, कि भाई इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। और ऊपर आपको इसके बारे में ये भी समझा दिया है कि यहाँ पर इसको सवाल को जवाब के तौर पे भी लिखा गया है। अब आप आ जाओ इसके एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज 15.5। अब इस एग्जाम्पल में क्या है, गौर कीजिएगा। वो कहता है 25 ग्राम लाइमस्टोन। अब उसने लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट के मैस दे दिया है। रिएक्ट विद द एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। एक बार याद रखें, जब वर्ड आता है ना एक्सेस, तो इसका मतलब है वो चीज़ कांस्टेंट हो गई है, मतलब उसकी मालूमात अब ज़रूरी नहीं है, वो जितनी रिएक्शन से पहले होगी रिएक्शन के बाद भी उतनी ही रहेगी अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन। अब इक्वेशन वो यही ले रहा है जो हमने ऑलरेडी समझ ली है। हाउ मच कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 विल बी प्रीपेयर्ड या प्रोड्यूस्ड। अब वो कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड कितना बनेगा अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट 25 ग्राम हो, तो ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर चेक करते हैं कैसे निकालना है। आपने लिखना है कि देखो, जैसे हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है क्या, कि अगर 100 ग्राम होगा कैल्शियम कार्बोनेट तो वो कैल्शियम क्लोराइड कितना पैदा करेगा, वो पैदा करेगा 111। कहाँ से आया ये, तो इसका मतलब है आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एक रिलेशनशिप कायम कर लिया। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास 100 स्लांटीज हैं और वो 1000 रुपए की आई हैं, तो बताओ एक स्लांटी कितने की आएगी, या स्लांटी कह लो या लेज कह लो, तो आप 1000 को डिवाइड कर दोगे 100 पर और जो आपके पास आंसर आएगा वो असल में एक पैकेट का होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमें 100 का पता था, हमने 1 का निकाल लिया, ठीक है। 1 कैसे निकाला, इस 111 को डिवाइड कर दिया 100 पर और इस तरीके से जो आंसर, अभी आंसर निकाला नहीं है, अगर निकालें तो अभी ठीक है, ना निकालें तो अभी प्रोसीजर चल रहा है, बस इसी वैल्यू को आगे इस्तेमाल कर लें। अगर मैं पूछूं कि 20 स्लांटीज कितने की आती हैं, तो आप कहेंगे सर एक की कीमत है 10, तो अगर हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतने की आ जाएंगी। तो बिल्कुल सेम टू सेम उसने यही किया है कि 25 ग्राम अगर लाइमस्टोन लिया जाएगा तो कितना कैल्शियम क्लोराइड पैदा होगा। आप कहेंगे सर एक जब लिया जाता था तो इतना पैदा होता था, ऊपर लिखा हुआ है, तो अगर 25 टाइम यानी 25 टाइम्स उसको बढ़ा दिया जाए तो ये जो नया जवाब आ रहा है ये वो जवाब है जो असल में उसने पूछा था हमसे कि 25 ग्राम अगर लाइमस्टोन होगा तो वो 27 या 27.75 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड पैदा करेगा। ये बिल्कुल बैलेंस केमिकल इक्वेशन से बात समझ में आई है, यानी अगर 100 ग्राम है तो 111 पैदा करेगा। अब आप खुद दिमाग लड़ा लो, भाई 100 ग्राम है और 25 100 का चौथा हिस्सा होता है, तो इसका चौथा हिस्सा कर लो तो भी आपके पास जुबानी सवाल हल हो जाएगा। फिलहाल 111 ग्राम पैदा करता है तो 25 पैदा करता है 27। बाकायदा तौर पर ये लाइन लिखा करो। आप क्या लाइन लिखोगे भी, लाइन आपने यही लिख देनी है लास्ट में कि 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन will react to produce calcium chloride is equal to, बस डायरेक्टली लिख दो। अगर ना समझ में आए तो 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन will react to produce
27.75 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ये लाइन आखिर में लिख दो, इस तरह आपका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का टॉपिक? जरूर अपनी राय दिया करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक किए बगैर बिल्कुल मत जाया करें। इससे हमें करेजमेंट मिलती है, समझ में आता है कि हाँ भाई कोई हमें देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है और हमारी मेहनत रायगा नहीं जा रही। और इंशाल्लाह आपको हमसे बहुत अच्छा ही मिलने वाला है बेटा। आपके पास जो टीचर खड़े हैं, ये टीचर आम टीचर नहीं है, ठीक है? इनका तजुर्बा आपकी उम्र से भी ज़्यादा है। तो आपकी हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हमारा एक कम्युनिकेशन गैप बन जाए, यानी मेरी बात थोड़ी-सी आसान ना लगे आपको, लेकिन अगर आप कोशिश करें, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगी। आप मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। और अगर आपको यहाँ से अच्छी रहनुमाई मिल रही है, तो बेटा ये रहनुमाई ज़रूर शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, ताकि उनका भी भला हो जाए। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।